नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जम्मू में एफओ स्टेशन से लेकर इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग तक आखिर क्यों आतंक का ये नया हथियार हर जगह नजर आ रहा है। अब तक पाकिस्तान की सीमा से भारत में ड्रग्स या फिर हथियार के सप्लाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किए जाने का प्रयास था, लेकिन आतंक के एक नए चेहरे, एक नए हथियार के तौर पर इन ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर ये जो नई सुगबुगाहट देखने के लिए मिल रही है वो किस कारण है। आज अगले 1 घंटे में हम आपको आतंक के बदलते चेहरे, आतंक के बदलते नाम, आतंक के बदलते अंदाज, सारी चीजों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बदल गया आतंक का हथियार। पृथ्वी, जल, पाताल सबसे आया, अब आकाश से आया आतंक। You have to send a strong message that anything of this nature, whether in the gray zone or hybrid in nature, if it damages our assets and affects our national security, we should reserve the right to respond at a place and time of our choosing and in manner in which we wish to respond. बदल गया आतंकियों की भर्ती का तरीका, न पोस्टर न पैम्फलेट, अब ऑनलाइन आतंक। ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी मौजूदगी ऑनलाइन है, जो धमकियां भी वहीं पर देते हैं। बदल गए आतंकी अड्डों के नाम और पहचान, न उर्दू न कश्मीरी, अब अंग्रेजी में आतंक। तो अगर नामकरण इस तरह का किया जाता है तो उंगलियां अलग और उठती हैं। पाकिस्तानी आतंकी जब जब जमीन से आए, ऐसे ही जहन्नुम पहुंचा दिए गए। पाकिस्तानी आतंकियों ने जब जब पाताल से भारत में घुसने की कोशिश की, इन्हीं सुरंगों में दफन हो गए। ये एक टनल है जिसे पाकिस्तान की तरफ से खोदा गया है। अब पाकिस्तान ने ड्रोन आतंकियों की नई फौज तैयार की है। आसमान में आतंक का नया फ्रंट खोला है। पाकिस्तानी आतंक के ड्रोन मॉड्यूल को भेदने के लिए भारत ने तैयार किया ब्रह्मास्त्र। आज हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। Worked extensively with DRDO. They have a nearly functional system. It's under trial. It's just a matter of time before we finish the trials and put it into production. We are catering for both the offensive and use of drones, as also focusing on the defensive measures or the counter drone systems or measures that we need to adopt to prevent any attacks. ये एक सामान्य ड्रोन है जिसमें एक कैमरा फिट है और इसका इस्तेमाल वीडियोग्राफी के लिए किया जाता है। आमतौर पर जासूसी के लिए भी ऐसे ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन आतंक के लिए जो ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है, यानी जम्मू एफओ स्टेशन पर जिसने धमाका किया, उस ड्रोन में ये मुमकिन है कि ऐसे उपकरण फिट किए जाएं जिसके जरिए पिन पॉइंट ड्रॉपिंग हो सके एक्सप्लोसिव्स की, और वो खतरनाक है। दुनिया में कई जगहों पर ऐसी चीजें देखी गई हैं, लेकिन भारत के लिए यह खतरा नया है। अब एफओ स्टेशन को क्यों चुना गया और क्यों इस तरह के एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, ये हम आपको समझाते हैं। जून 2021, एफओ स्टेशन जम्मू। पहला धमाका रात 1:40। दूसरा धमाका रात 1:46। सिर्फ 6 मिनट के अंतराल पर ड्रोन के जरिए 2 धमाके, वो भी देश के उच्च सुरक्षा वाले वायुसेना अड्डे पर। ये धमाका भले ही कम तीव्रता का था, लेकिन इसके संकेत बड़े थे। जिस तरह से पहली बार किसी भारतीय सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला हुआ, उसके 4 बड़े संदेश निकलकर सामने आए।
पहला, ड्रोन पाकिस्तानी आतंकियों का नया हथियार है। दूसरा, आतंक के ड्रोन मॉड्यूल से निपटना अब नई चुनौती है। तीसरा, पाकिस्तान अब आतंकियों को हाई टेक ट्रेनिंग दे रहा है। चौथा, सैन्य प्रतिष्ठानों की फुल प्रूफ सुरक्षा की समीक्षा की जरूरत है। We are catering for both the offensive and use of drones, as also focusing on the defensive measures or the counter drone systems or measures that we need to adopt to prevent any attacks on our critical facilities by drones and their use whether by state or non-state actors. ड्रोन की चुनौती है, इस पर अभी आपने सेना प्रमुख का भी बयान पढ़ा होगा, उसकी जांच भी हो रही है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी पर भी कुछ काम डीआरडीओ ने किया है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। उसका भी विकल्प पूरी तरह से तैयार करने में हम सक्षम हैं और जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वहां हमने ये सुरक्षा कर ली है कि ड्रोन से हमको कोई नुकसान नहीं होगा। पहले भी ड्रोन मार के बीएसएफ के लोगों ने गिराया था, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने भी और बाकी फोर्सेस ने, उन्होंने चाहे वो हथियार भेजने का काम किया हो या तस्करी की हो मादक पदार्थों की, पहले भी पकड़ा है। और इस व्यवस्था में भारत सरकार लगी है, जम्मू कश्मीर प्रशासन लगा है। हम चाक चौबंद व्यवस्था करने में जल्द ही समर्थ होंगे। यह हमला सिर्फ इसीलिए अहम नहीं है कि आतंकियों ने पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया, बल्कि इसलिए भी अहम है कि हमले के लिए आतंकियों ने खास लोकेशन को चुना। जहां तक लोकेशन का सवाल है, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन एक फॉरवर्ड एयरबेस है। जम्मू हवाई अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच हवाई दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर है। माल वाहन के लिए इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर हेलीकॉप्टर और आपदा की स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए अधिकतर ऑपरेशंस इसी बेस से संचालित होते हैं। ड्रोन के साथ पहली बार पाकिस्तान ने हमारे देश के एक इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड एयर बेस पे हमला किया है। ये एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन है। मेरा ख्याल हमको जागना चाहिए, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। वायुसेना ने खुद ट्वीट करके बताया कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में जो 2 धमाके हुए, उनमें से एक टेक्निकल एरिया में और दूसरा खुली जगह पर हुआ। धमाके से इमारत की छत को नुकसान पहुंचा। एक्सपर्ट्स की माने तो एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया तक आतंकियों की पहुंच खतरे की घंटी। ड्रोन एक नए किस्म का हमला है। इसमें 3 ऐसी बातें हैं कि इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। पहला, इसका साइज बहुत छोटा है। ये तो एक पंछी की तरह उड़ता नजर आता है, जिससे रेडार के सिग्नेचर में ये नहीं आता है। दूसरा, ये बहुत कम ऑल्टीट्यूड पर उड़ता है, जिससे रेडार का पकड़ना और भी मुश्किल होता है। तीसरा, इसमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये साधन तो हैं, हमको ड्रोन को नाकारा करने की नई टेक्नोलॉजी सोचनी पड़ेगी। या तो उसको डिसेबल करें, हैंडलर का कम्युनिकेशन ड्रोन के साथ सैटेलाइट के थ्रू होता है। अगर हम उसको डिस्टर्ब करें तो हैंडलर उसको काबू नहीं कर पाएगा, या इसको डिस्ट्रॉय करने का जो बहुत मुश्किल है, छोटा टारगेट है। तो ये साधन पे सोचने पड़ेंगे। एयरफोर्स बेस के 2 मुख्य हिस्से होते हैं, एक टेक्निकल एरिया, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। टेक्निकल एरिया एयरफोर्स का सेंटर होता है, या यूं कहें सबसे अहम क्षेत्र होता है, क्योंकि यहीं पर सारे पुर्जे, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स होते हैं। यहीं पर सारे हार्डवेयर रखे जाते हैं। इस लिहाज से इस जगह पर आतंकी हमला बहुत गंभीर मामला है। ड्रोन्स मूलतः एक ही तरह के होते हैं, बस ये है कि इसमें कैमरा लगा है, उसमें जो हथियार ड्रॉप करने हैं या फिर एक्सप्लोसिव्स ड्रॉप करने हैं उसकी चीज रहती है। लेकिन कुछ चीजों को हमें यहां पर समझना होगा, मसलन ये कि ये ड्रोन कहां से कितनी दूरी से ऑपरेट हो सकता है। तो मेरे साथ देखिए, मेरे सहयोगी मनीष माथुर इस समय हैं, वो बहुत करीब से अभी ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन करीब मनीष 5 किलोमीटर तक आप इसका एक्सेस कर पाएंगे, 5 किलोमीटर तक ये कंट्रोल कर पाएंगे, और उसके बाद आप खुद ये ड्रोन जो है वो आपके दायरे में रहना चाहिए। आप वो चीजें, चूंकि वो हाथ में जो आप पूरे उपकरण देख रहे हैं उसके जरिए ये पता चल जाता है। अब 5 किलोमीटर की दूरी अगर है
इससे अधिक किलोमीटर के 25 किलोमीटर तक के भी ड्रोन्स बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों ने खरीदे हैं चीन से, उसे एक्वायर किया है, हासिल किया है। उसके लिए भी क्या इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर से ये ड्रोन आ सकते थे या शहर के भीतर से इन्हें संचालित किया गया है? बहुत सारे सवाल हैं जो इस ड्रोन को लेकर उठ रहे हैं। हम आपको पूरे डिटेल में ये सारे सवाल समझाते हैं। इतिहास में पहली बार है कि किसी एयरबेस को पाकिस्तान ने टारगेट किया। ये तो एक पंछी की तरह उड़ता नजर आता है, जिससे रेडार के सिग्नेचर में ये नहीं आता है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी हमले के बाद लगातार सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन की गतिविधि देखी जा रही है। 28 जून की रात सुरक्षा बलों ने जम्मू के कालूचक सैन्य बेस के पास 2 ड्रोन को अलग अलग समय पर देखा। उस पर 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई। 29 और 30 जून की रात भी सुरक्षा बलों ने जम्मू के अलग अलग सैन्य इलाकों में ड्रोन की गतिविधि देखी। सवाल यह है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ने के बाद भी ड्रोन पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? आतंकी जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसमें खास तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है? हमारे ड्रोन्स होते हैं, ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे उड़ते हैं, क्योंकि इसकी परमिशन होती है कि आपको कितने हाइट पे उड़ना होता है, वो सरकारी उसमें लिखा होता है। जो चाइनीज ड्रोन है वो काफी लो हाइट पे फ्लाई किए हैं, वो 20 मीटर या 30 मीटर पे फ्लाई किया है ड्रोन, जिससे कि वो राडार के उसमें रीच में नहीं आ पाया है। ठीक है सर, इसमें क्या होता है, जो जीपीएस लगा होता है बेसिकली, इस जीपीएस में क्या होता है कि इसको भी आप जैमर्स को बाईपास कर सकते हो। जो अभी जो टेक्नोलॉजी आ गई आज की डेट में, उसमें क्या होता है कि ये नॉन जीपीएस नेविगेशन भी आप कर सकते हो, कि आप ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम तक आपने उसको फ्लाई किया, उसके बाद आपका ये नॉन जीपीएस नेविगेशन चालू हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आपका जो राडार है, जो जैमर है, वो इसको ट्रेस आउट नहीं कर सकता। बाजार में जो ड्रोन उपलब्ध हैं, वो 5 प्रकार के हैं। नैनो ड्रोन ऐसे ड्रोन हैं जिनका वजन 250 ग्राम तक होता है। माइक्रो ड्रोन का वजन 250 ग्राम से अधिक लेकिन 2 किलोग्राम से कम होता है। स्मॉल ड्रोन वो ड्रोन है जिनका वजन 2 किलोग्राम से अधिक लेकिन 25 किलोग्राम से कम होता है। मीडियम ड्रोन ऐसे ड्रोन होते हैं जिनका वजन 25 किलो से अधिक लेकिन 150 किलो से कम होता है। लार्ज ड्रोन उस ड्रोन को कहते हैं जिसका वजन 150 किलोग्राम से अधिक होता है। भारत में हर कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता, उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन उड़ाने के लिए अलग अलग शर्तें हैं। इसके लिए डीजीसीए की अनुमति लेनी होती है। एक्सपर्ट के अनुसार आतंकी मेड इन चाइना ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं, जो भारत में प्रतिबंधित है। फुल्ली ऑटोनोमस ड्रोन को परमिशन नहीं दी है, यानी कि आपका पायलट जो होगा वो हमेशा आपके साथ होगा। लेकिन जो चाइनीज ड्रोन होते हैं उसमें क्या होता है कि वो फुल्ली ऑटोनोमस ड्रोन होते हैं, जो कि इंडिया में बैन है, लेकिन लोग अभी तस्करी करके उसको लेके आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको टाइम बेस्ड एप्लीकेशन होता है, उसमें कोई रिमोट कंट्रोल कोई पायलट नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि आपने केवल अपना जो टाइम निर्धारित करके कर दिया कि आपका 30 किलोमीटर तक ये ड्रोन जाना है, ये 40 मिनट में जाएगा, वहां पर वो ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करके वापस आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जो आईडी ब्लास्ट हुआ है, जैसा हम समझ पा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने वो टाइम बेस्ड उसको ट्रिगर करवाया है, उसको ड्रॉप किया है, ड्रोन अपना वापस चला गया है। भारत में इस बात की चर्चा चलती है कि वैक्सीन्स को कैसे दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया जाए और उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन देखिए, फितरत है, नियत है। पाकिस्तान जब ड्रोन को देखता है तो उसे सिर्फ आतंकवाद ही नजर आता है। आपको हम समझाते हैं कि कहां से आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को ड्रोन को इस तरीके से इस्तेमाल करने का आइडिया आया। दुनिया में सबसे पहले ड्रोन से आतंकी हमला इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने किया। आईसिस के आतंकियों ने सबसे पहले इराक में कुर्द लड़ाकों और गठबंधन सेनाओं के खिलाफ ड्रोन को हथियार बनाया। ऐसे में सवाल यही है कि पाकिस्तानी आतंकी कैंप में क्या आईसिस आतंकियों की तर्ज पर अब ट्रेनिंग दी जा रही है? इसको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि हम अपने सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करें, अलर्ट रहें और जो काउंटर ड्रोन, एंटी ड्रोन ड्रिल्स हैं उनको एकदम पुख्ता करने की जरूरत है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि ऐसे सेंसिटिव इलाके के अंदर में ड्रोन के साथ में कोई हमला करने की कोशिश हो। Or has already come and much more is coming. In fact, another month from now, our deliveries will start for another such system from indigenous sources. And I will not go into the detail, but a lot of work has gone behind it. In terms of hard kill operation options, it is a little more tricky issue. Okay. We have worked extensively with DRDO. They have a nearly functional system. It's under trial. Some improvements need to be done in order to achieve the kind of distances we need to effectively target such activities. And that it's just a matter of time before we finish the trials and put it into production. Okay. So that element will also come in. Well, we have system. Firstly, we have mechanisms as to how we should counter drones. Wherever we have got counter drone systems, these have been deployed and these are gradually coming in larger numbers because we need a very large number of counter drone systems if we have to defend our entire nation and the strategic assets of our nation. So we are gradually building those capacities and building the numbers that we require. But at the same time, let me also warn you, what makes you think that only drone is a threat? You please look at the way the war was fought between the Hamas and Israelis. You saw mass rocket attacks happening. What if rocket attacks happen of that nature? We have to be prepared for defending that also. Therefore, what I'm saying is, it is not necessary that the next attack will be drones. Are we prepared for the future? भारत में पहली बार भले ही आतंकी हमले के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया, लेकिन इससे पहले भी कई बार आतंकियों ने ड्रोन से सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया है। सिर्फ एक साल को देखें तो 14 मई 2021 को जम्मू के सांबा सेक्टर के रेगाल इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन की मदद से हथियार फेंके गए। 18 जनवरी 2021 को ड्रोन द्वारा भेजे गए हथियार ले जाते 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स रामबन में पकड़े गए। 22 सितंबर 2020 को जम्मू के अखनूर में ड्रोन से फेंकी गई AK-47 राइफल और पिस्तौल बरामद हुई। 20 सितंबर 2020 को जम्मू के अरनिया में 62 किलो हेरोइन, 2 पिस्तौल बरामद हुई। फेंसिंग बनाई गई दो देशों के बीच इसीलिए कि डिमार्केटेड रहे वो बॉर्डर, लेकिन उसके नीचे से अगर टनल बनाता है पाकिस्तान, ये क्या उसकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है या फिर ये दिखाता है कि वो हर एक गलत तरीका इस्तेमाल कर लेगा घुसपैठ करने के लिए? ये एक सोच है उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की। उन्होंने देखा कि जब फेंस लग गई, जहां का जो बॉर्डर डोमिनेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि उनके लिए क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने एक नया तरीका जो है वो अडॉप्ट कर लिया कि उसके टनल्स खोद के और नीचे नीचे से चले जाओ। इसी प्रकार से वेपन्स भेजने के लिए उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, ड्रग्स भेजने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक नकारात्मक सोच का नतीजा है कि वो इस प्रकार से कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो। पाकिस्तान ने आतंकियों के जरिए आसमान में आतंक का नया मोर्चा खोला है, लेकिन भारत ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। आतंक के ड्रोन मॉड्यूल के खात्मे के लिए क्या है भारत का प्लान, दिखाएंगे इस आतंक के सबसे नए हथियार के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल देखिए कि इसी तरीके से कुछ उपकरण वो होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क हो जाएगा, जिससे 20-20 किलोमीटर की दूरी से भी इस तरह के ड्रोन्स को ऑपरेट किया जा सकता है। इन ड्रोन्स को आपको कहां भेजना है, उसकी पहले से रेकी जगह की जा चुकी होती है। क्यों इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल आज की तारीख में किया जा रहा है? अव्वल तो ये कि देखिए लो कॉस्ट है। आप कोई भी एक व्यक्ति, नौसिखिया भी, जिसे ये ट्रेनिंग दे दी गई है थोड़ी बहुत कि कैसे एक ड्रोन को उड़ाना है, किस तरीके से उसे होवर करना है, कहां पर उसे हथियारों को ड्रॉप करना है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान से घुसपैठ हो नहीं पा रही है आतंकियों की, लेकिन ये ड्रोन तो हवा के रास्ते आ सकता है। इसे मैं कंट्रोल कर सकती हूं कि इसे मुझे कितनी दूर भेजना है, कहां पर एक ही जगह पर स्थिर रखना है या फिर आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें, ये पूरी ट्रेनिंग आतंकियों को देने से पाकिस्तान को आतंक थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है, और पाकिस्तान जैसा देश, उसकी कंगाली किसी से छिपी नहीं है, और इसीलिए समझ में आता है कि वो क्यों आतंक के लिए किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार है।
ठीक ठाक हो सर। बिल्कुल ओके, क्वाइट फाइन यार, कुछ नहीं है, नथिंग। गोलियों से घायल सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं हुआ। ठीक ठाक हो सर। बिल्कुल ओके, क्वाइट फाइन यार, कुछ नहीं है, नथिंग। बताइए कौन सा हथियार ऐसे हौसले को तोड़ सकता है? साहिल मेरी बात सुन, मेजर शुक्ला बोल रहा हूँ मैं चौधरी गुंड से। अपना हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर एक झटके में आतंकी का खात्मा कर सकते हैं, लेकिन उसे आतंक की राह छोड़कर सही रास्ते पर निकलने का मौका दे रहे हैं। बताइए कौन सा हथियार, कौन सा उपकरण, कौन सी साजिश ऐसे शूरवीरों से मुकाबला करेगी? लेकिन पाकिस्तान को यह छोटी सी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए वो साजिश पर साजिश रचने में लगा रहता है। कि ये पार से लॉन्च किया गया है और बाकी लोकल अगर कोई एक्टिवेशन हुई हो या लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट हो, उस कार्रवाई को भी साइड बाय साइड देखा जा सकता है या देख रहे हैं, मगर सस्पिशन ज्यादातर ये है कि ये एक्टिविटी पार से ओरिजिनेट हुई है। जहां तक ड्रोन का सवाल है तो उसका भी इलाज हिंदुस्तान ने ढूंढ लिया है, चाहे एक ड्रोन आए चाहे 1000। दिन के उजाले में आए चाहे रात के अंधेरे, सीमा पार से आए चाहे सीमा के भीतर से, अब आसमान में ही ध्वस्त होंगे पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे। ड्रोन के आतंकी गैंग के साथ पाकिस्तान ने जिस नए चक्रव्यूह की रचना की है, उसे भेदने के लिए भारत ने भी ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है। ये है D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसे DRDO यानी रक्षा विकास और अनुसंधान संगठन ने तैयार किया है। 3 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये कोई मल्टी सेंसर का सिस्टम है, जिसमें एक रेडार होती है जो पहले उसको जो ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है, तो उसके साइज के हिसाब से उसका रेंज भी डिसाइड होता है। ये जो ड्रोन्स हमने अभी देखने को मिला है जम्मू में, ऐसे वाले साइज के ड्रोन्स को ये रेडार करीब 4 किलोमीटर से डिटेक्ट कर सकती है। उसके बाद में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पेलोड होती है, जिससे हम देख सकते हैं कि ड्रोन है या कुछ और सिस्टम है। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस की ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी, जब वीवीआईपी सुरक्षा के लिए D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को एयर डिफेंस सिस्टम के साथ तैनात किया गया था। इसी तरह के कई ट्रायल्स में ये सफल रहा है। जम्मू एफओ स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद अब सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए सर्वेलांस, इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है। किसी भी एयरबेस के लिए जरूरी है कि जितना अच्छा उसके आक्रमण की क्षमता है, जितनी मजबूत आक्रमण क्षमता है, उतनी ही अच्छी उसकी रक्षा प्रणाली भी हो। जो भारत के बारे में, भारतीय वायुसेना के बारे में खास बात है वो ये कि हम मशीनों पर कम निर्भर करते हैं और इंसानी शक्ति पर ज्यादा निर्भर करते हैं। अधिकतर फाइटर एयरबेस की दूरी सीमा से बहुत ज्यादा नहीं होती, ताकि आक्रमण की स्थिति में बिल्कुल समय न लगे। लेकिन इसका एक और मतलब होता है कि ये भी दुश्मन के निशाने पर रहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हुए हर युद्ध में इन्हें निशाना बनाया गया, लेकिन अगर दुश्मन कभी भी कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुआ तो इसकी वजह है हमारी रक्षा प्रणाली। ये एक क्विक एयर डिफेंस मिसाइल है, जो बेसिकली मेरे यूनिट के जो गनर्स हैं वो अपने कंधे पे रखकर किसी भी टाइम पर, ये शोल्डर मिसाइल है। मेरा जो गनर है इसको अपने कंधे पे रखेगा और एनी टाइम उसे लगता है कि थ्रेट आ रहा है, वो उसको मेजर करेगा, उस थ्रेट को अप्रिशिएट करेगा और मिसाइल फायर कर देगा अपने कंधों से। इंसानी अवरोधों के साथ भारतीय वायुसेना के पास आधुनिक प्रणाली भी है, जो हर चुनौती के लिए तैयार है। आई हैव बीन अ स्ट्राइक पायलट, तो मेरा काम था दुश्मन बेस पे जा करके अटैक करना। मेरी ट्रेनिंग वैसी रही है और आज मैं
लड़ाई के मैदान में दूसरी तरफ खड़ा हूँ, जहाँ मैं अपनी सीख लगा करके अपने टीम के साथ ट्रेनिंग करते हैं हम कि देखो दुश्मन का पायलट क्या सोच रहा है, और उनको ये समझाना कि दुश्मन का पायलट ऐसे सोचता है तो हमें इस तरह से करना चाहिए, हमारा काउंटर एक्शन क्या होगा, ताकि हम उसको फिर भी डिफीट कर सकें। क्योंकि वो भी एक ट्रेंड इंसान है, प्रोफेशनल है, वो भी ट्रेनिंग करके आता है, अपने आप को बचाएगा, वो भी पूरी कोशिश करता है कि हमारे ऊपर अपना वेपन डाल सके, अपना बॉम्ब हमारे ऊपर गिरा सके, हमारे मिसाइल से बच के। लेकिन यहाँ जिस खतरे की हम बात कर रहे हैं वो है ड्रोन। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए 3 बातें सबसे जरूरी हैं। पहला, मजबूत सर्वेलांस सिस्टम जो ड्रोन को हवा में ही पकड़ सके। दूसरा, अगर ड्रोन दिख जाए तो उसे मार गिराने की क्षमता। तीसरा, ड्रोन को कहां से ऑपरेट किया जा रहा है उस तक पहुंचने की तकनीक। 2 तरीके से हमला कर सकते हैं। एक तो सॉफ्ट किल कहते हैं, उसको जामिंग हो सकती है। हर ड्रोन का एक ग्राउंड कंट्रोल के साथ, कोई ऑपरेटर के साथ उसका कम्युनिकेशन चलती है, तो उसको हम रोक सकते हैं। और हर ड्रोन के ऊपर एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम रिसीवर होती है, जिसके कारण वो अपना पोजीशन जानकारी होती है उसको, तो वो भी रोक सकते हैं। तो ये दूसरा सिस्टम है। तो ये दोनों करने के बाद ड्रोन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, वो कहाँ जाना है उसको पता न चलेगा, वो सब। तो उसको पहले वो हो सकता है, अगर हम लोग सोचेंगे कोई इसको फिजिकली भी नीचे ला सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं। ये तो दिस इज अ मल्टी सेंसर सिस्टम। ड्रोन हमला हवाई गरिल्ला युद्ध का नया रूप है। इसमें सबसे घातक छोटे ड्रोन होते हैं, क्योंकि ये सर्वेलांस सिस्टम को आसानी से चकमा दे देते हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला हुआ उसमें भी छोटे ड्रोन्स का प्रयोग किया गया। इस तरह के हमलों से निपटने के लिए पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है। दक्षिण कोरिया में एक आधुनिक जैमिंग सिस्टम का टेस्ट किया जा रहा है, जो छोटे ड्रोन हमले को नाकाम कर सकता है। इसी तरह ब्रिटेन के ब्राइट स्टार सर्वेलांस सिस्टम ने पिछले साल सितंबर में एक नया रेडार A800-3D नाम से लॉन्च किया। ये छोटे ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है। अमेरिका भी एक हाई एनर्जी लेजर सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे छोटे ड्रोन्स को नाकाम किया जा सकता है। इसी तरह से जब ड्रोन एकदम नजदीक आ जाए, तब दूसरे ड्रोन द्वारा उसे नष्ट करने के लिए इजरायल और अमेरिका ने मिलकर एक तकनीक विकसित की। स्काईलॉर्ड नाम की इस तकनीक में ड्रोन में एक जाल होता है जो दुश्मन के ड्रोन को उसमें फंसाकर नाकाम कर देता है। जम्मू कश्मीर की सरहदों पर 100 दिन से अधिक का सन्नाटा जरूर है, लेकिन आतंकी गतिविधियां फिर भी जारी हैं। लेकिन एक जो परिवर्तन जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिला है यहाँ पर आतंकी गतिविधियों में, वो ये कि हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो संगठन है वो अचानक जमीन से गायब है, और जो संगठन नजर आ रहे हैं वो ऑनलाइन है। यानी कि ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी मौजूदगी ऑनलाइन है, जो धमकियां भी वहीं पर देते हैं और वहीं से अटैक को क्लेम भी करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ड्रोन वाली साजिश रच रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर में ऑनलाइन आतंकवाद के बीज बो रहा है। कश्मीर में आतंकवाद का ये नया ट्रेंड है। जमीन पर मौजूद आतंकी संगठनों की जगह अब लगभग दर्जन भर ऑनलाइन संगठनों ने ले ली है। वेबसाइट अब उनका नया पता ठिकाना है। इसके कई कारण। पहला तो ये कि अगर संगठन वर्चुअल होगा तो सेना की सख्ती से बच सकता है, ट्रेसिंग ट्रैकिंग से बच सकता है। टेररिस्ट और OGW सोशल मीडिया का यूज करके ऑनलाइन से रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि कश्मीर के अंदर में जितने भी यूथ हैं, उनके पास में 2 या 3 मोबाइल, जहां लैपटॉप वगैरह हैं, और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। देखिए, ये जो उनके आका हैं पाकिस्तान में, वो तो इस सोशल मीडिया को यूज करते रहे हैं अपना जो भी टेररिज्म का मैसेज, संदेश और फंडामेंटलिज्म है उसके लिए। इन नए संगठनों के नामों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके जरिए एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है।
नैरेटिव ये कि ये प्रोग्रेसिव है, स्थानीय है, युवाओं की आवाज है और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट मिले क्योंकि उसकी गर्दन FATF की ग्रे लिस्ट में फंसी हुई है। द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसे आमतौर पर लश्कर तैयबा का मोर्चा माना जाता है। सोशल मीडिया पर एक संगठन के तौर पर यह शुरू हुआ था, लेकिन अब जमीन पर इस संगठन के आतंकी एक्टिव हैं और अलग अलग हमलों की जिम्मेदारी लेते हैं। PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये संगठन सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से पांव पसार रहा है। KLW यानी कश्मीर लिबरेशन वॉरियर्स सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव है, जमीन पर अभी कोई बड़ा नेटवर्क नजर नहीं आता लेकिन खतरा है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का काम है अपने तमाम सहयोगी संगठनों की पोस्ट और एजेंडे को सोशल मीडिया पर फैलाना। मुस्लिम जाबाज फोर्स, ये एक पुराना संगठन है लेकिन इसकी जमीन पर कोई खास गतिविधि अब तक नहीं है। कई बार ये संगठन पोस्टर्स रिलीज करता रहता है। कश्मीरी टाइगर्स, आशंका है कि ये जैश-ए-मोहम्मद का फ्रंट है। इसमें केवल 1 या 2 आतंकवादी हैं। मूल रूप से इसका मकसद है जैश-ए-मोहम्मद के हमलों और दूसरी आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी लेना ताकि पाकिस्तान पर इल्जाम न आए। यहाँ की गतिविधियों में जो परिवर्तन आपको नजर आ रहा है उसके पीछे पैतरे में बदलाव भी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो अगर नामकरण इस तरह का किया जाता है तो उंगलियां अलग और उठती हैं। FATF जैसी संस्थाओं से पाकिस्तान जैसे देश थोड़ा सा खुद को बचाने की गुंजाइश ढूंढ सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बीच जो कार्रवाई है जमीन पर हमारे सुरक्षा बलों की, उसमें कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI छिपकर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए और कश्मीरी युवकों को उकसाने के लिए कर रही है। ये ऑनलाइन संगठन रिक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि इन सब संगठनों तक भारतीय सेना का ये पैगाम पहुंचना जरूरी है। चाहता हूं कि तू सरेंडर करे, तेरे घर वालों को जानता हूं इसलिए चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। उनके ऊपर इतनी दिक्कतें जो गुजरेंगी वो तू नहीं समझ सकता, इसलिए बोल रहा हूं कि तू हथियार डाल के हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे। हाल के दिनों में नजर आया है कि कुछ दिनों की शांति के बाद अचानक पाकिस्तान फिर से परेशान हो गया है। आखिर भारत के किस दांव से परेशान है पाकिस्तान? पाकिस्तान की एक छटपटाहट है, वो जो कोशिश करता है उस पर पानी फिर जाता है। अब देखिए, सीज फायर जो है वो 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरीके से वो कायम है, वहां से घुसपैठ करा नहीं पाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक भी कर ली, कश्मीर के तमाम नेताओं से सौहार्दपूर्ण माहौल में यह बैठक हो गई। अब पाकिस्तान को अगर कुछ करना है, आतंकी वारदात को अंजाम देना है, तो उसे वैसे तो किसी बहाने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन यहां पर हाफिज सईद का भी एक कनेक्शन जुड़ता है जिस पर पाकिस्तान में पाकिस्तान के ही आतंकियों ने हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को कश्मीर के नेताओं से बात की। 27 जून आते आते जम्मू कश्मीर में 3 बड़ी घटनाएं हो गई। आतंकवादियों ने नमाज पढ़ने जा रहे परवेज अहमद डार की हत्या कर दी। जम्मू वायुसेना के एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ। SPO फैयाज अहमद डार और उनकी पत्नी को मार दिया गया। ये घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं, पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है। 3 पार्टी मीट के बाद तुरंत बाद जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की घटना हुई है। मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान इसलिए ये सब आतंकवाद की घटना कर रहा है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में जो उसके सिंपैथाइजर हैं, हमदर्द हैं, उनको वो अभी भी सपोर्ट करता है, उनके साथ खड़ा है। तो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में रेलेवेंट रहने के लिए आतंकवाद की घटनाएं करता रहेगा, करता था, करता है और भविष्य में भी करता रहेगा। भारत को चोट पहुंचाने के लिए पाकिस्तान समय समय पर साजिशें रचता रहा है। भारतीय सुरक्षा बलों की नाकाबंदी से पाकिस्तान की हालत पस्त है। उसे उम्मीद थी जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काकर कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाएगा, लेकिन PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कश्मीर के नेताओं के सुर जिस तरीके से बदले, उससे पाकिस्तान बेचैन है। हताशा में वो ड्रोन जैसे आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है।
पाकिस्तान के नए आतंक चरित्र पर यह थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।